1992 से लेकर 1995 तक यानी 3 साल तक वो एंडोरिनिया के लिए ही खेलते रहे, लेकिन 1995 में वो एंडोरिनिया को छोड़कर नासियोनाल क्लब में चले गए, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा लोकल फुटबॉल क्लब हुआ करता था। अगले 2 साल तक रोनाल्डो ने नासियोनाल क्लब की तरफ से ही फुटबॉल खेला। इन 2 क्लब में लगभग 5 साल खेलने के बाद रोनाल्डो की फुटबॉल स्किल्स काफी इंप्रूव हो गई थी और अब रोनाल्डो की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली थी। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आने वाला था। अपॉर्चुनिटी ये थी कि स्पोर्टिंग सीपी, जो कि पोर्चुगल के टॉप 3 बिगेस्ट फुटबॉल क्लब में से एक है, उसके 3 दिन के ट्रायल्स चल रहे थे, जिसमें वो यंग प्लेयर्स को सिलेक्ट करके अपने क्लब में शामिल करना चाहते थे, ताकि वो उन बच्चों को कम एज से ही फुटबॉल के लिए ट्रेन कर पाए। और फॉर्चुनेटली इसमें रोनाल्डो का सिलेक्शन हो जाता है और 1,14,000 की फीस पर वो स्पोर्टिंग सीपी क्लब ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी के साथ उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आने वाली थी। रोनाल्डो, जो उस वक्त सिर्फ 11 साल के थे, वो अपना घर, अपने पेरेंट्स, भाई बहन और दोस्तों को छोड़कर अपने शहर से 967 किलोमीटर दूर लिस्बन शहर में शिफ्ट हो गए, जहां पर स्पोर्टिंग सीपी क्लब की ट्रेनिंग एकेडमी थी। लिस्बन आने के बाद वो 3 महीने में सिर्फ एक बार ही अपने पेरेंट्स से मिल पाते थे, जो कि 11 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल चीज थी। Toughest time in my life. It was when I left my family with 11. इवन उस दौरान रोनाल्डो के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे और जब कभी उनको रात को भूख लगती थी तो उनको मांग कर खाना पड़ता था। Later nights, 10:30, 11, we are a little bit hungry. So we had a McDonald's next to the stadium where we live, and we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? और हाँ, इनकी ये प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये तो बस शुरुआत ही है। अपने फुटबॉल ट्रेनिंग के दौरान वो लिस्बन के एक स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन रोनाल्डो का जो पोर्चुगीज बोलने का एक्सेंट था वो लिस्बन के लोकल बच्चों से काफी अलग था, इसलिए उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते थे और इवन उनको बुली भी करते थे। एक बार तो स्कूल में उनको इतना परेशान किया गया था कि रोनाल्डो को संभालने के लिए उनके होम टाउन मदेरा से उनकी मॉम को स्कूल में बुलाया गया था। इस सब के चलते रोनाल्डो वहाँ पर काफी अकेले पड़ गए थे और इवन कई बार वो अकेले में बैठकर रोते भी थे। वो अंदर से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपने फुटबॉल करियर को छोड़कर वापस मदेरा जाने तक का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त रोनाल्डो 14 साल के थे और उनके अंदर एक गट फीलिंग थी कि आराम से वो सेमी प्रोफेशनली खेल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी मॉम और अपने कोच के साथ डिस्कस करके एक डिसीजन लिया। फुटबॉल छोड़ने की जगह रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई को ही छोड़ दिया, यानी सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब उनकी लाइफ की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उसके अगले ही साल उनकी लाइफ में एक उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। रोनाल्डो को पता चलता है कि उनको टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट का हार्ट नॉर्मल से ज्यादा बीट करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक नॉर्मल आदमी रेस्ट कर रहा होता है तो उसका हार्ट 1 मिनट में 60 से 100 बार बीट करता है, लेकिन टैकीकार्डिया पेशेंट्स में ये नंबर 100 से ऊपर ही रहता है। 15 साल की उम्र में टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए रोनाल्डो को एक हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी थी, लेकिन इतने चैलेंजेस के बाद भी रोनाल्डो ने गिव अप नहीं किया और डेडिकेटेडली अपने गेम पर फोकस करते रहे और इसी डेडिकेशन का रिजल्ट उनको अब मिलने वाला था। अभी तक क्रिस्टियानो स्पोर्टिंग सीपी की यूथ टीम की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन 2002 में उनको यूथ टीम से डायरेक्ट सीनियर टीम में प्रमोट कर दिया जाता है और उसी साल वो स्पोर्टिंग सीपी की बी टीम से स्पोर्टिंग सीपी की मेन टीम में आ जाते हैं। यही वो साल था जहां से रोनाल्डो का सीनियर फुटबॉल करियर शुरू होता है। यही से दुनिया को पता चलना शुरू होता है कि फुटबॉल वर्ल्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम से भी कोई प्लेयर है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, रोनाल्डो को आज पूरी दुनिया जानती है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो जो चाहे वो आज अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक अनसेड रियलिटी ये भी है कि एक सर्टेन स्टेज के बाद इंसान पैसों से बहुत ऊपर उठ जाता है और अपने लेवल पर वो अपने हिसाब से सोसाइटी में कुछ इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसलिए रोनाल्डो ने अपने बचपन से जो स्ट्रगल देखी है, जो प्रॉब्लम फेस की है, वो कहीं ना कहीं आज भी रोनाल्डो को अच्छे से याद है। इसलिए वो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करे। जैसे कि 2004 में जब सुनामी से इंडोनेशिया में सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो यहाँ पर रोनाल्डो ने रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दिया था। 2015 में जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब भी उन्होंने ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इवन रोनाल्डो ने अपने होम टाउन मदेरा के लिए भी बहुत कुछ किया है। उनकी माँ को कैंसर हो गया, जब बाद में उनका कैंसर ठीक हो गया तब रोनाल्डो ने उस हॉस्पिटल को 82 लाख रुपीस डोनेट कर दिए थे, ताकि वो ऐसा ही एक कैंसर हॉस्पिटल उनके होम टाउन मदेरा में भी बना सके। इवन 2010 में मदेरा में भयंकर फ्लड आया था, तो उसके लिए रिलीफ फंड्स कलेक्ट करने के लिए रोनाल्डो ने एक चैरिटी मैच तक खेली थी। यहाँ तक कि एक बार तो रोनाल्डो ने लोगों की हेल्प करने के लिए अपने अवार्ड्स, जो कि किसी भी प्लेयर के लिए एक बैज ऑफ ऑनर होते हैं, उन अवार्ड्स को तक डोनेट कर दिया था। 2011 में रोनाल्डो को यूरोपियन गोल्डन बूट मिला था, जो कि फुटबॉल में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। रोनाल्डो ने लिटरली उस अवार्ड को अराउंड 9 करोड़ में ऑक्शन कर दिया और सारा पैसा डोनेट कर दिया था। ऐसे ही 2017 में उन्होंने अपने एक बैलन डोर को भी ऑक्शन कर दिया था और इस ऑक्शन से जो अराउंड 4.5 करोड़ रुपए आए थे उन्हें भी डोनेट कर दिया था। इतना ही नहीं, 2014 की बात है जब एक 10 महीने के बच्चे की फैमिली रोनाल्डो से रिक्वेस्ट करती है कि रोनाल्डो उनके ऑटोग्राफ वाली जर्सी और उनके बूट्स उनको दे दे, ताकि वो उसको ऑक्शन करा के उससे जो भी पैसा आएगा उससे उनके बेटे का इलाज कर पाए। लेकिन जब रोनाल्डो को ये बात पता चलती है तो वो खुद हॉस्पिटल जाते हैं और उस बच्चे के इलाज में खर्च होने वाले अराउंड 68 लाख रुपए वो अपनी जेब से पे करते हैं। इवन कोविड के दौरान भी रोनाल्डो ने पोर्चुगल के हॉस्पिटल्स को अराउंड 9.5 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और यहाँ तक कि उन्होंने उस दौरान यूवेंटस क्लब से मिलने वाली अपनी एनुअल सैलरी में से 36 करोड़ रुपए सैलरी कम ली थी। और ये तो मैंने बस कुछ ही स्टोरीज बताई है। आपको